नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से मुखातिब हूँ बीए थर्ड ईयर सेक्शन डी के छात्रों के साथ। छात्रों, आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी ऑफ एशिया के टॉपिक सॉइल्स पर, मिट्टी पर। एशिया के क्रम में जो विशालता है और अधिकांश देशों की जो निर्भरता है वह कृषि पर है और कृषि का मूल आधार मिट्टी है। प्रसिद्ध विद्वान हुग बेनेट के अनुसार मिट्टी भूतल पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों तथा वनस्पति के अंशों के योग से बनती है। कृषि का उत्पादन मूल रूप से मिट्टी पर निर्भर है। मिट्टी मानव की अनिवार्य संपत्तियों में से एक है। जल के साथ मिलकर मिट्टी मानव के साधनों की पूर्ति करती है और मानव का जीवन इस पर निर्भर होता है। एशिया के मानव जीवन एवं आर्थिक स्वरूप दोनों में यहाँ की मिट्टी तथा जलवायु का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। मिट्टी पर कृषि के अलावा प्राकृतिक वनस्पति भी निर्भर है जो पशुओं को भोजन प्रदान करने के साथ मनुष्य को आर्थिक लाभ पहुंचाती है, क्योंकि अनेक उद्योग धंधे भी प्राकृतिक वनस्पति पर आश्रित हैं। एशिया महाद्वीप पर मिलने वाले वनों तथा घास के मैदानों का वितरण मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है। किसी देश अथवा महाद्वीप का आर्थिक विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की मिट्टी में उपजाऊपन की कितनी मात्रा है। एशिया की उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में महाद्वीप की घनी आबादी वाले एवं विकसित क्षेत्र स्थित हैं। मिट्टी से ही विश्व की अनेक सभ्यताओं का विकास भी हुआ है। मिट्टी का निर्माण चट्टानों की टूट फूट से होता है। जलवायु की दशाएं चट्टानों में तोड़फोड़ करती रहती हैं और चट्टानों के चूर्ण में वनस्पति का सड़ा गला अंश मिलता रहता है। वनस्पति के अंश तथा जलवायु के प्रभाव के कारण ही इन कणों का रंग परिवर्तित होता है। खनिज पदार्थों के कण जल में घुलकर मिल जाते हैं। इनमें सिलिका, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, पोटास और फास्फोरस सबसे अधिक होता है। खनिजों का रूप जेली की भांति होता है जिसे कैलाइट कहते हैं, जिसके ऊपर उर्वरा शक्ति निर्भर करती है। मिट्टी के निर्माण में जीव जंतु भी अपना सहयोग करते हैं। जीवांश के सड़े एवं गले हुए कण मिट्टी में मिल जाते हैं। वनस्पति के कणों एवं जीवांश की मात्रा पर मिट्टी की उर्वरता निर्भर करती है। इस प्रकार मिट्टी के निर्माण में चट्टानों, वनस्पति, जीवांश तथा जलवायुगत दशाओं का महत्वपूर्ण सहयोग रहता है। आइए बात करें एशिया के संदर्भ में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, मिट्टियों के वर्गीकरण की। एशिया महाद्वीप में मिलने वाली प्रमुख मिट्टियों में प्रथम टुंड्रा मिट्टी, टुंड्रा सॉइल। यह मिट्टी एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। इसका विस्तार पूरब में बेरिंग सागर से लेकर पश्चिम में यूराल पर्वत तक है। इस मिट्टी में लोहा तथा रेत की मात्रा अधिक होती है एवं वनस्पति अंश की कमी होती है। इस मिट्टी की भीतरी तह में पानी की अधिकता होती है, अतः मिट्टी अत्यंत शीत के कारण कठोर होती है एवं जमी रहती है। ये कठोर मिट्टी है जिसका निचला भाग अत्यंत कठोर हो जाता है। इस मिट्टी की ऊपरी तह का रंग हल्का कत्थई होता है। मिट्टी में वाष्पीकरण कम होने के कारण अनेक स्थानों पर दलदल बन जाते हैं। अनेक स्थलों पर मिट्टी की ऊपरी परत चिकनी हो जाती है जिसमें ग्रीष्मकाल पर पपड़ी पड़ती है। आर्थिक दृष्टिकोण से इस मिट्टी का अधिक महत्व नहीं है। इस मिट्टी का कृषि के क्षेत्र में भी कोई महत्व नहीं है। दूसरा क्रम है पोर्ट सोल मिट्टी। एशिया महाद्वीप में साइबेरिया के
नुकीली पत्ती वाले कोणधारी वन प्रदेशों में पोर्टसोल मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी एशियाई रूस के पश्चिमी भाग से लेकर उत्तरी चीन, उत्तरी कोरिया तथा उत्तरी जापान में फैली है। मिट्टी में लोहा, चूना, पोटास तथा खनिज अंश अधिक पाए जाते हैं। इसमें तेजाब के अंश की कमी होती है। वन प्रदेशों में मिलने के कारण इसमें वनस्पति के अंश अधिक मिलते हैं। इसमें मिट्टी का रंग राख जैसा होता है। यह अत्यंत उपजाऊ मिट्टी है तथा गेहूं एवं जौ की कृषि के लिए उपयुक्त है। ब्लैक सॉयल या काली मिट्टी, यह मिट्टी एशिया महाद्वीप के 3 स्थानों पर पाई जाती है: पश्चिमी साइबेरिया, भारत का उत्तरी पश्चिमी दक्कन प्रदेश तथा मंचूरिया के उत्तरी क्षेत्र। एशियाई रूस में इस मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर इसे चरनोज़म कहते हैं। यह मिट्टी गहरी काले रंग की, चिपचिपी तथा वनस्पति अंशों से युक्त है। इस प्रकार की मिट्टी में चूने की प्रधानता होती है। दक्कन की मिट्टी की रचना ज्वालामुखी उद्गारों से निकले हुए पदार्थों से हुई है। ये मिट्टी उपजाऊ होती है, अतः इस पर कपास की कृषि अधिक की जाती है। कपास की कृषि के लिए श्रेष्ठ मिट्टी होने के कारण इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अब बात आती है चेस्टनट मिट्टी की। यह मिट्टी एशिया महाद्वीप में पश्चिमी एवं मध्य साइबेरिया के स्टेप्स घास के प्रदेश तथा उत्तरी भारत के विशाल मैदान में पाई जाती है। यह विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास, अम्ल, नमक तथा वनस्पति अंश अधिक होते हैं। इस मिट्टी का रंग कत्थई है, लेकिन साइबेरियाई प्रदेश में यह कहीं कहीं काला भी हो जाता है तथा भारत के उत्तरी मैदान में कहीं कहीं इसका रंग हल्का पीला भी होता है। इस मिट्टी में कुछ गहराई पर ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी पर सिंचाई करके गेहूं, जौ, चना, गन्ना आदि की कृषि की जाती है। गेहूं की कृषि के लिए यह श्रेष्ठ प्रकार की मिट्टी है। इसे कांप मिट्टी भी कहते हैं। अब बात करते हैं डेजर्ट सॉयल या मरुस्थलीय मिट्टी की। यह मिट्टी दक्षिणी पश्चिमी एशिया के अरब के मरुस्थल से लेकर के भारत में थार के मरुस्थल तक तथा मंगोलिया में गोबी के मरुस्थल में मिलती है। इसका विस्तृत क्षेत्र अरब देशों में है। ये मिट्टी बलुई तथा हल्के रंग की होती है। इस मिट्टी में नमक की प्रधानता होती है। यह वनस्पति अंशों से शून्य होती है। अधिक वाष्पीकरण के कारण यह मिट्टी बेकार हो जाती है तथा वर्षा के अभाव के कारण इसमें रेत ही रेत हो जाती है। जल की प्राप्ति पर कटीली झाड़ियाँ उगाती हैं, जिसमें बेर, बबूल तथा खजूर प्रमुख हैं। कृषि के लिए यह मिट्टी अयोग्य है। येलो सॉयल या पीली मिट्टी की बात करें, यह मिट्टी एशिया के पूर्वी भागों में पूर्वी चीन, दक्षिणी कोरिया तथा दक्षिणी जापान आदि स्थानों पर मिलती है। भारत के दक्षिणी पठारी प्रदेश के मध्य भाग में भी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग पीला होता है। इस मिट्टी के उपजाऊ तत्व नीचे चले जाते हैं, जिससे यह बहुत कम उपजाऊ होती है। इसमें लोहांश अधिक है तथा पोटास एवं वनस्पति के अंशों की कमी रहती है। दक्षिणी पठार की मिट्टी हल्की, पतली तथा बजरी युक्त है। यह कम उपजाऊ होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्वरूप नहीं ले पाती। इस पर मोटे अनाज की कृषि की जाती है, जिसमें मक्का तथा रागी प्रमुख हैं। रेड सॉयल या लाल मिट्टी दक्षिणी एशिया के एक विस्तृत क्षेत्र पर फैली हुई है। यह दक्षिणी भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया तथा फिलीपीन द्वीप पर पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इसमें लोहे के छोटे छोटे कण मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्रों में इस मिट्टी के कण बड़े होते हैं तथा इसे लेटराइट मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी बलुई है, जिसमें बालू के मोटे कण होते हैं, अतः कृषि के लिए अधिक वर्षा तथा खाद की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में मिट्टी के कण छोटे मिलते हैं, वहाँ सिंचाई करके मक्का, रागी, ज्वार, बाजरा आदि की खेती की जाती है। अब बात आती है माउंटेन सॉयल या पर्वतीय मिट्टी की। एशिया के मध्यवर्ती उच्च पर्वतीय प्रदेश में यह मिट्टी मिलती है। इसे उच्च प्रदेशीय मिट्टी भी कहते हैं।
हिमालय, तिब्बत तथा सिक्यांग पर्वतीय क्षेत्र में ये मिट्टी मिलती है। इसमें बालू के कण संगठित होते हैं। इस मिट्टी का रंग गहरा होता है। यह चाय की कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिमालय के असम क्षेत्र में इस मिट्टी को चाय की मिट्टी के नाम से भी पुकारा जाता है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण इस मिट्टी का आर्थिक महत्व उतना नहीं है। इस मिट्टी में चाय, चावल तथा आलू की खेती की जाती है। तो ये एशिया की प्रमुख मिट्टियों का क्लासिफिकेशन था। हाँ, मानचित्र पर इसका वितरण आपके साथ में PDF में शेयर किया है। परीक्षापयोगी दृष्टि से आप इसका विभाजन और मानचित्र पर इसकी अवस्थिति का अभ्यास अवश्य करें। धन्यवाद।